हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिदा मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के क्वेश्चन पेपर में आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। AKTU यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट कोड है BAS 203। सब्जेक्ट नेम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। एक दो क्वेश्चंस जिससे कि आपको मेथड क्लियर हो जाए वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको खुद से सेम टाइप की प्रैक्टिस करने हैं। चलिए टॉपिक 1 की हम बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हम लिया है मॉड्यूल 1, और टॉपिक इसका फर्स्ट लिया है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कंप्लीट यूनिट नहीं, सिर्फ और सिर्फ हर यूनिट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन होने वाला है सिर्फ वही टॉपिक लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक 1 जहाँ से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन 70 मार्क्स का ज़रूर बनता है। टॉपिक 1 हमने लिया है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमने क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के स्टेप्स कुछ इस तरीके से हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना होगा, स्टेप 1 में हमें जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d²y/dx² का जो कोफिशिएंट होगा उसको हमें 1 बनाना है। अगर उसके इनटू में कुछ दिखाई दे रहा है तो उसे हमें डिवाइड कर देना है, जिससे कि मल्टीप्लाई में 1 बन जाए। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन आएगी स्टेप 1 से उसको हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है d²y/dx² प्लस pdy/dx प्लस qy = r। कंपेयर करके फाइंड करनी है pq/r की वैल्यू। फिर स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि ये स्लोगन लिखना है ऑन चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने पर जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ये न्यू फॉर्म बन जाएगी d²y/dz² प्लस p1dy/dz प्लस q1y = r1 की फॉर्म। ये फार्मूला याद रखना है। उसमें p1 के लिए फार्मूला होता है p1 = d²z/dx² प्लस p/dz/dx का होल स्क्वायर। q1 की वैल्यू q/dz/dx का होल स्क्वायर और r1 की वैल्यू r/dz/dx का होल। ये आपको फार्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट फिर स्टेप 4 में आपको क्या करना है, जो कि q1 की वैल्यू का फार्मूला है q/dz/dx का होल स्क्वायर। इसमें जो भी हमारे स्टेप 2 से कंपेयर करके q की वैल्यू आई होगी उसमें हमें देखना है कि q की वैल्यू में अगर कुछ x का फंक्शन इनटू कांस्टेंट बन रहा है तो q1 की वैल्यू को उस कांस्टेंट के इक्वल रखना है, यानी कि q1 को किसके इक्वल रख देना है, a के। फॉर एग्जांपल q की वैल्यू मान लो आती है आपकी किसी क्वेश्चन में 2 sin² x, तो आपको 2 रखना है q1 की वैल्यू को। अगर 4 sin² x है 4 रखना है, sin² x सिर्फ है तो 1 रखना है। जो भी कोफिशिएंट है वो रखना है आपको, और इसको लेकर बस इतने पार्ट को लेकर सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके dz/dx निकल आएगा। जैसे dz/dx निकल आएगा तो उसे इंटीग्रेट करके आपको z मिल जाएगा। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपको x से z में कन्वर्ट करना है उसके लिए रिलेशन मिल गया। इक्वेशन नंबर 3 मैं इसे बोल रहा हूँ, 2 इसे बोल रहा हूँ, जिससे आपने ये इक्वेशन T2 जो ये बनी है ये वाली इक्वेशन 2 हो जाएगी, और 1 आपकी ये गिवन जो होगी। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में आपको ये वैल्यूज़ चेंज करनी है, पुट करनी है। क्यों पुट करनी है भाई, हम चाह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस तरीके से चेंज हो जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाए। उसी के लिए हमने ये रिलेशन पता कर लिया। अब जैसे ही z की वैल्यू आ जाए, अब इस z की वैल्यू से आपको यहाँ पर पुट करके d²z/dx² भी मिल जाएगा dz/dx। तो ये सब पुट करके p1 निकालना है, q1 सॉल्व करना है और r1। जब ये सारी वैल्यू आ जाए तो उसे इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। स्टेप 5 में आपको ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। जैसे ही पुट करेंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जिसे हम CFPI निकालते हुए सॉल्व कर लेंगे। CFPI निकालने के बाद आंसर जो आएगा आपका y = बनेगा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका डेरिवेटिव हो रहा है सॉल्यूशन हमेशा उसकी वैल्यू होती है, यानी कि सॉल्यूशन बनेगा y = CF + PI। और वो जो आंसर आएगा बस उसमें z को वापस जो आपने रिलेशन निकाला था z = वो इक्वेशन 3 से z की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन है cos x × d²y/dx² प्लस sin x dy/dx माइनस 2y cos cube x = 2 cos to the power 5x। ये 2012-15 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, जैसा हमने डिस्कस किया, डिवाइड करके यहाँ पर कोफिशिएंट इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है हम देखें तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, और यहाँ cos x इंटू में आ रहा है। तो 1 बनाने के लिए हमने इससे टोटल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। cos x डिवाइड करते ही हमें ये इक्वेशन 1 मिल गई।
उसके बाद सेकंड स्टेप कहता है इसे कंपेयर कर लेना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो इससे कंपेयर करेंगे तो जो डी वाई बाई डी एक्स के इंटू में है वो पी की वैल्यू हो जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स के इंटू में है क्या यहाँ पर 10x, तो पी की वैल्यू 10x हो गई। वाई का कोफिशिएंट जो है वो क्यू की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि वाई के इंटू में -2 cos स्क्वायर एक्स ये क्यू की वैल्यू होगी, और राइट हैंड साइड में जो है वो आर की वैल्यू होगी। तो पी क्यू आर हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको बताया कि ये स्लोगन लिखना होता है ऑन चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू जेड, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हमें x से z में कन्वर्ट अगर करें तो इक्वेशन हमारी ये न्यू फॉर्म बना लेगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इजिकल टू आर वन। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिससे कंपेयर किया था स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में हो जाना है z के, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से चेंज होकर z करना है। ये बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है यहाँ z आएगा। और ये पी क्यू आर था स्टैंडर्ड फॉर्म में, या P1 Q1 R1 हो जाए। तो ये फार्मूले आपको याद होनी चाहिए। अभी मैंने बताया P1 की, Q1 के और R1 का ये फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 4 में आपको क्या करना है, Q1 की जो वैल्यू आई है Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसमें Q की वैल्यू हमारे पास थी क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट में हमने कंपेयर करके निकाली थी, वो पुट कर दी -2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन, ये फार्मूला ही है। इसमें मैंने अभी बताया कि ये जो वैल्यू है आपकी Q1 की, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका कोफिशिएंट यानी कि -2 को के इक्वल लेना है इसको, Q1 की वैल्यू को। तो इसको फंक्शन के इनटू में क्या कांस्टेंट दिख रहा है -2 के इक्वल ले लिया। तो जैसे हम -2 के इक्वल रखेंगे इसको, तो ये दोनों टर्म को आपस में इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वल रखा तो -2 से -2 कैंसिल, और ये इनटू में चला जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है cos स्क्वायर एक्स। इसको हम स्क्वायर रूट करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स कितना आ जाएगा cos एक्स। बट हमारी रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल z की वैल्यू निकालना, तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। जो डेरिवेटिव था डी जेड बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे z आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो ये हमारी रिक्वायर्ड रिलेशन मिल गया जिसके बेसिस पर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना होगा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू साइन एक्स। स्टेप 4 में, स्टेप 5 में मैंने आपको बताया था कि क्या करना होगा, ये जो z की वैल्यू है इनका यूज़ करके P1 और Q1 तो हमने लेट ही किया था -2, तो P1 और R1 और निकालना है। तो P1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, हमारा फार्मूला क्या कहता है, P1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बाई डी जेड डी एक्स स्क्वायर चाहिए, डी जेड बाई डी एक्स पहले से ये कितना cos एक्स, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसकी वैल्यू cos एक्स का माइनस साइन एक्स, वो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, प्लस पी क्वेश्चन में कितना दी, सेकेंड स्टेप में हमने फाइंड आउट किया था पी की वैल्यू 10x, वो पुट कर दी। डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो साइन अपॉन कॉस बनेगा 10x, कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो P1 हमारा 0 आ गया। R1 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो R1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी बन रही है, R1 की वैल्यू हमारी R1 का फार्मूला होता है R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें हमने R की वैल्यू रख दी जो स्टेप 2 से हमने कंपेयर करके निकाली थी, 2 cos की पावर 4x से डिवाइड किया तो 2 cos स्क्वायर एक्स बचा। आपको यहीं पर एक विशेष बात ध्यान रखनी है जो कि आपको गलती कराएगी, क्या कि आपको यहाँ पर R1 की वैल्यू हमेशा x में मिला करेगी, उसे आपको z में बदलना होगा। मीन्स जो R1 का आंसर x की फॉर्म में है उसे z में लाना होगा, और z हमारा क्या है साइन x, तो इसे साइन में पहले लाएंगे। तो cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x में साइन x किसके इक्वल था z के, तो वो वैल्यू रख दी। तो ये हमारा बन गया 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो ये P1 Q1 R1 की वैल्यू सारी इक्वेशन 2 में पुट कर दी हमने। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई बाई डी एक्स था वहाँ पर इक्वेशन 2, तो P1 की वैल्यू हमने सॉल्व की थी 0, वो पुट कर दी, प्लस Q1 हमने कितना लिया था -2, वो पुट कर दिया, इक्वल टू R1 था, R1 की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब ये आप देख सकते हैं डेरिवेटिव के साथ कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट बन गए हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल y के साथ भी, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने के लिए हम d बाई डी जेड को कैपिटल D से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब ये इक्वेशन हमारी कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस हमने डिस्कस किया था कि हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर पहले CF निकालना होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, बस d को m से रिप्लेस करना है, d को m से रिप्लेस करना है, y को 1 से रिप्लेस करना है, और राइट हैंड साइड को 0 से, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0, क्योंकि राइट हैंड साइड को तो 0 रखना है। m स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनी यहाँ से 2, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा √2 प्लस माइनस, तो यहाँ से इरेशनल रूट आ रहे हैं, तो इसे हम इरेशनल रूट वाले केस लगा देंगे। CF का क्या होता है कि अगर a प्लस माइनस √b की फॉर्म में रूट आए तो पहले तो इससे कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू 0 है और √b की वैल्यू
√2 है। ठीक है, तो फिर सी एफ का फार्मूला क्या होता है, ई की पावर ए जेड सी वन कॉस हाइपरबोलिक रूट बी जेड प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक रूट बी जेड। आपने सी एफ के ये केसेस जो पढ़े हैं वो एक्स में पढ़े हैं, ध्यान रखिए यहाँ पर डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ जेड में है तो सी एफ भी जेड में ही लिखना है, एक्स नहीं लिखना, बच्चे ये गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पर चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सारे फार्मूले सी एफ के जो भी हैं उनमें जेड आएगा, ध्यान रखिएगा। तो जेड की फॉर्म में अब यहाँ पर ए की वैल्यू 0 थी, बी की √2 थी, वो पुट कर दिया तो ये हमारा सी एफ आ गया। जैसे ही सी एफ आ गया फिर हमें पी आई चाहिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है, 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो डेरिवेटिव ऑपरेटर क्या होता है, जो y के इंटू में ऑपरेटर है d² - 2, तो 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर इंटू राइट साइड टर्म। राइट साइड टर्म ये जो है इसको अब हम पी आई सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमने रूल पढ़ा है कि ये जो फंक्शन है वो पोलिनोमियल फंक्शन हो, जेड की पावर या एक्स की पावर की फॉर्म में, वही फॉर्म है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इसका पी आई सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसमें डी की लोएस्ट पावर देखनी है। इसमें कितनी है, डी की पावर 2, इस टर्म में कितनी है 0, डी है ही नहीं। तो जो लोएस्ट पावर वाली टर्म है उससे पूरी टर्म को कॉमन लेना है। क्या है इसमें, -2 है ये कॉमन, तो -2 वाली टर्म को -2 कॉमन ले लेना है। नीचे नीचे -2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 1 - d²/2। इसको -1 पावर में न्यूमरेटर में ले गए। ठीक है, और उसके बाद बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 1 - x की पावर -1 की सीरीज़ पता होनी चाहिए। क्या होती है 1 + x + x² + x³ सारा। तो यहाँ पर x की प्लेस पर क्या दिख रहा है, d²/2। तो ये सीरीज़ हमने x की प्लेस पर d²/2 रखते हुए सीरीज़ से एक्सपेंशन किया तो बनेगा 1 + d²/2 + d²/2 का स्क्वायर सोन। बाहर हमारा 1 - z² है, इसकी अंदर इंटू कर दी। जैसे ही हम अंदर इंटू करेंगे तो ये इंटू करने के बाद d² 1 - z² 1 के साथ गया, ये टर्म आ जाएगी इंटू में जाने पर। यहाँ पर 1/2 d² इसके साथ गया, फिर आगे भी जाएगा। अब यहाँ पर d किसके लिए था, d आपको बताया ही था कि d/dz को डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर d² मतलब 2 बार डेरिवेटिव किया, 1 का एक बार डेरिवेटिव ही 0 हो जाएगा, तो दोबारा करेंगे तो 0 ही आएगा। z² का एक बार करेंगे 2z आएगा, 2 बार करना पर तो दोबारा 2z का करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, आपका पी आई आ गया। पी आई ये आ गया तो सॉल्यूशन मैंने बताया था क्या होता है, y = CF + PI। CF कितना था हमारा, ये टोटल CF था। PI हमारा कितना है, z², इसमें प्लस कर दिया। ये आंसर आपका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आपको आंसर को वापस x में लाना होगा क्योंकि क्वेश्चन y और x में था। तो z की वैल्यू हमने जो इक्वेशन 3 से निकाली थी sin x, वो यहाँ पुट कर देंगे, हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट बन जाएगा। इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल d²y (dx²) माइनस cot x dy/dx माइनस y sin² x इज इक्वल टू cos x माइनस cos³ x। ये क्वेश्चन 2011-2013 में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले स्टेप में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन 1 बनाना होगा, अगर नहीं है तो यहाँ ऑलरेडी इसका क्वेश्चन यानी कि इसका गुणांक 1 है तो कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से इससे कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो dy/dx के इंटू से आपको p की वैल्यू मिलेगी। p कितना है dy/dx के इंटू में माइनस cot x, तो ये p की वैल्यू होगी। q क्या होगा, जो y का इंटू में है, y के इंटू में यहाँ क्या है माइनस sin² x, ये q की वैल्यू, और r मीन्स राइट हैंड साइड टर्म, ये वैल्यू। उसके बाद स्लोगन लिखना है थर्ड स्टेप में, ऑन चेंजिंग द वेरिएबल x इंटू जेड। उसके लिए फिर फार्मूला ये याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इंडिपेंडेंट चेंज करने के बाद बनेगी d²y (dz² + p1 dy/dz + q1y = r1। ध्यान रखिएगा यहाँ डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में था, इसमें अब z के रेस्पेक्ट में लिखना है। उसके बाद आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए, बताया मैंने, P1 का फार्मूला, Q1 का, R1 का। उसके बाद Q1 के फार्मूले में जो Q क्वेश्चन में कंपेयर करके अभी निकाला है सेकंड स्टेप में, माइनस sin² x, वो हमने पुट कर देना है। नेक्स्ट फिर Q1 की वैल्यू को, ये जो इस फंक्शन के इनटू में कांस्टेंट है कितना है, -1 है इसका क्वेश्चन, वो लेना है हमेशा। तो ये जो भी कोफिशिएंट है -1 हमने इसको इक्वल ले लिया, यानी कि Q1 की वैल्यू -1 हो गई। अब इन दोनों को लेकर सॉल्व करना है, तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, ये इनटू में जाएगा, dz/dx का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, sin² x। यहाँ से dz/dx सॉल्व करेंगे तो sin x आएगा, बट हमें z चाहिए होता है तो इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और ये हमारी z की वैल्यू आ गई। z की वैल्यू आ गई तो इस z की वैल्यू का यूज़ करके अब हमें P1 और R1 भी फाइंड करना है। तो P1 का ये फार्मूला है ही, इसमें d²z/dx² फाइंड पुट करना है और dz/dx। तो dz/dx तो हम निकाल ही चुके थे, कितना आया था sin x, वो हम पुट कर देंगे, और इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ये वैल्यू d²z/dx² की आ जाएगी। तो sin x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा cos x।
पी की वैल्यू हमारी कितनी थी, सेकंड स्टेप में कंपेयर किया था, माइनस कोट एक्स, डी जेड बाई डी एक्स कितना है, साइन एक्स, ये सब वैल्यू रख दी तो ये हमारा P1 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉट एक्स को कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, साइन से साइन कैंसिल, तो माइनस का कॉस एक्स ये बनेगा, प्लस का कॉस एक्स 0 हो जाएगा, तो P1 की वैल्यू हमारी 0 आ जाती है। अब हम चलते हैं R1 की वैल्यू फाइंड आउट करने। R1 की वैल्यू का फार्मूला क्या है, R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो R हमारा था कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू थी साइन एक्स, तो ये वैल्यू हमारी बनेगी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें से कॉस एक्स कॉमन ले तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के, तो ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, बाकी बचता है सिर्फ R1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब कॉस एक्स है, पर मैंने आपको बताया ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, गलतियां यही करते हैं बच्चे कि R1 की वैल्यू को आपको Z में लाना होता है, आएगा हमेशा एक्स में, पर उसे Z में कन्वर्ट करना होगा, और Z किसके इक्वल है हमारा, माइनस कॉस एक्स के, यहाँ पर जो हमने सॉल्व करके निकाला था, तो कॉस एक्स बराबर कितना हुआ, माइनस जेड, तो वो हमें यहाँ पर रख देना है, तो R1 निकल गया। अब वही स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन 2 मानी थी चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई बाई डी जेड प्लस Q1 वाई इक्वल टू R1, उसमें वैल्यू रख देंगे। P1 हमारा 0 आया था, वो रख दिया, Q1 की वैल्यू हमने -1 कंसिडर करी थी, वो रख दी, R1 यानी कि राइट हैंड साइड टर्म की वैल्यू माइनस जेड आई है, वो पुट कर दी। इक्वेशन हमारी ये कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गई, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव के साथ कोफिशिएंट कांस्टेंट आ गए हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट को CF/PA से सॉल्व करते हैं। तो CF निकालने के लिए हमें इसे डी बाई डी जेड को कैपिटल D से रिप्लेस करें, तो इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू माइनस जेड। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले निकालनी होती है, तो बताया अभी, D को आपको M से रिप्लेस करना होगा, Y को 1 से रिप्लेस करना होगा, राइट हैंड साइड को 0 से, जब जाकर आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर रिप्लेस किया D को M से, तो M स्क्वायर माइनस 1, Y को 1 से, और इक्वल टू में 0 रख दिया, तो M की वैल्यू हमारी बनती है 1 और -1। देख सकते हैं दोनों में से किसी भी वैल्यू में आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रियल एंड डिफरेंट है, रियल एंड डिफरेंट है। और रियल एंड डिफरेंट रूट में मैंने बताया था CF का केस, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाली यूनिट में, कि वहाँ पर मैंने CF के सारे केस एक ही वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, PI के भी केस एक ही वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं विद सॉल्व एग्जांपल। आप फास्ट ट्रैक में उसका रिवीजन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो है। तो यहाँ पर आप देखें M की वैल्यू दी है, M1 1 हो गई, M2 की -1, वो आप यहाँ पर रखें, तो M1 की वैल्यू रखेंगे, फार्मूला CF का क्या होता है डिफरेंट रियल रूट के लिए, C1 e की पावर M1Z प्लस C2 e की पावर M2Z। ये गलती नहीं करना है, यहाँ पर CF के फार्मूले जो आपने पढ़े होंगे वो हमेशा एक्स में होंगे, पर यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज है इसलिए जेड में लिखना है। तो यहाँ वैल्यू रख दी, M1 की 1 है, M2 की -1 है, CF हमारा आ गया, CF निकल आया। अब हमें PI निकालना है। PI के लिए क्या फार्मूला होता है, 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑपरेटर जो कि डी स्क्वायर -1 था, इंटू राइट साइड टर्म जो डिफरेंशियल इक्वेशन में थी -z, ये पुट करके अब हमें यहाँ से PI सॉल्व करना होगा। PI के लिए क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, x की पावर या z की पावर की फॉर्म में हो तो पोलिनोमियल फंक्शन वाला केस बनता है, उसमें मैंने बताया था कि आपको सबसे पहला काम डिनोमिनेटर में 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या कॉमन लेना होगा, या तो डी स्क्वायर या -1। तो मैंने क्या बताया, जो लोएस्ट डी की पावर वाली टर्म है उसे कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर डी की पावर 2 है और यहाँ पर डी की पावर है ही नहीं, 0 है, तो इसको कॉमन लेंगे पूरी टर्म को साइन के साथ, यानी कि -1 कॉमन लेंगे। जैसे ही -1 कॉमन लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 माइनस डी स्क्वायर नीचे रह जाएगा। उसके बाद मैंने बताया इसे -1 पावर में ले जाना होता है, ले गए, और बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करेंगे। क्या बताई थी अभी सीरीज़, 1 माइनस एक्स की पावर अगर -1 है तो सीरीज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सारी प्लस में चलती है, एक्स की जगह पर यहाँ डी स्क्वायर है, तो सीरीज़ बनेगी 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी की स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि डी की पावर 4 सो ऑन। कितनी पावर तक एक्सपेंड करना होता है, जितनी जेड की बाहर पावर है। आप इतना ज़्यादा ना सॉल्व करके सिर्फ 1 पावर तक भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आगे की डेरिवेटिव 0 होने वाले हैं। अब इसको अंदर इंटू कर देंगे तो जेड इंटू 1 जेड हो जाएगा, डी स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव जेड का करना होगा, और डी की पावर 4 मतलब 4 बार, तो डी स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव करेंगे जेड का, 1 बार करेंगे तो 1 आएगा, फिर करेंगे तो 0 हो जाएगा वो वैल्यू। और फिर यहाँ जब 2 ही बार डेरिवेटिव 0 है तो 3 या 4 सारे टाइम डेरिवेटिव कितना होगा, 0। यहाँ से PI हमें मिल गया। सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF हमारा कितना आया था, C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर -z, PI हमारा कितना है z। यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन बन जाना चाहिए पर है नहीं, क्योंकि आंसर y और x में होगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन y और x में थी। तो z की वैल्यू हमने जो निकाली थी इक्वेशन 3 में माइनस cos x, वो यहाँ रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही रिप्लेस करेंगे ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन।
स्टूडेंट इसके क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कुछ और क्वेश्चन करें ना करें, मेरा सजेशन है ये क्वेश्चन जरूर कर लें। ये 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इनको जरूर कर लें। मेरे को संभावना लग रही है यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो पहले मेथड को जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखें। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में वही जो लास्ट टॉपिक में किया था, आपको मेक कोफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर एज 1, उसका कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। अगर इनटू में कुछ है तो डिवाइड करके 1 बना लेना। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर से, और फाइंड करने लिए पी क्यू आर की वैल्यू। वैसे क्वेश्चन में पी और क्यू ना फाइंड आउट करके सिर्फ आर भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास आर की ही ज़रूरत है इस मेथड में, पी और क्यू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद स्टेप 3 में आपको सी एफ निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है इक्वेशन 1 का, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर। जैसे ही आपका सी एफ निकल आए उसको फिर कंपेयर करना है C1 U, सी एफ इजिकल टू C1 U प्लस C2 V से। तो C1 के इंटू में जो होगा उससे U की वैल्यू कंसिडर कर लेनी है, और C2 के इंटू में जो होगा वो V की वैल्यू। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 4 में हमें कंप्लीट सॉल्यूशन इसका कंसिडर कर लेना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या कंसिडर करेंगे, y इक्वल टू AU प्लस BV। AU प्लस BV में जो आपका ये CF आएगा, बस उसी में ही C1 और C2 की जगह पर A और B रिप्लेस कर देना है सॉल्यूशन कंसिडर करते समय, y इक्वल टू AU प्लस BV, जहाँ पर A और B आपके क्या होते हैं, पैरामीटर्स मतलब x के कुछ फंक्शंस, कांस्टेंट नहीं होंगे, ये फंक्शंस होंगे x के। ठीक है, तो यहाँ पर A फाइंड करने के, A के लिए फार्मूला है आपको याद रखना है, माइनस इंटीग्रेशन RU अपॉन RV अपॉन W dx प्लस C1, और B का फार्मूला है इंटीग्रेशन RU अपॉन W dx प्लस C2। W की वैल्यू क्या है यहाँ पर होगी, डिटरमिनेंट के इक्वल होगा W कौन सा डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट ऑफ U डैश V डैश, U डैश मतलब U का डेरिवेटिव, V डैश मतलब V का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन ही कंसिडर करना है, फिर W की वैल्यू निकालनी है। जैसे W आए यहाँ पर R V और W की वैल्यू पुट करके आपको A निकालना है, B निकालना है, और स्टेप 5 में जैसे A और B फाइंड हो जाए उसे इक्वेशन 2 में पुट करते ही, इक्वेशन 2 में A और B की वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहला काम आपको सेकंड ऑर्डर कोएफिशिएंट का 1 बनाना है। उसके बाद कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, और राइट हैंड साइड को देखते हुए आपको R फाइंड आउट कर देना है, जो भी राइट हैंड साइड में। R फाइंड आउट करने के बाद आपको CF निकालना है, जो C1 के इंटू में होगा वो U कंसिडर कर लेना है CF में, और जो C2 के इंटू में होगा उसे V कंसिडर। नेक्स्ट स्टेप 4 में आपको कंसिडर कर लेना है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू AU प्लस BV। मीन्स जो CF आया था उसी में ही C1 की जगह A और C2 की जगह B रिप्लेस करके जो भी आया था उसे CF ना लेकर y की वैल्यू यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कंसिडर करना है। A और B यहाँ पर पैरामीटर होंगे। A के लिए फार्मूला होता है इंटीग्रेशन माइनस RV अपॉन W dx प्लस C1। B के लिए फार्मूला इंटीग्रेशन RU अपॉन W dx प्लस C2। इसमें सबसे पहले आपको W निकालना है। W का फार्मूला U डैश V डैश का डिटरमिनेंट, तो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करके W निकल आएगा। जैसे W आएगा उसे यहाँ पर रख देंगे, R V और W की वैल्यू इंटीग्रेट करके A निकल आएगा। ऐसे ही आपको इस फार्मूले से B निकल आएगा। जैसे ही A और B की वैल्यू आ जाए, इसको इक्वेशन नंबर 2 जो ये y इक्वल टू AU प्लस BV कंसिडर करा था, इसमें रख देंगे A B की वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ से 100% श्योर है क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलता ही मिलता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्व करना है, सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2010 में, 15 में और 19 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन में हमें पहला स्टेप के अकॉर्डिंग हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है। तो अब हमें सेकंड स्टेप से, यानी कि जिसे आप स्टेप 1 बोल सकते हैं, से स्टार्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आपको पी क्यू आर नहीं निकल, आप पी क्यू आर भी निकाल सकते हैं, बस मेन ज़रूरत आर की है। आर यानी कि राइट साइड टर्म कितना, 10x। ध्यान रखिए आपको आर निकालते समय ये बात ज़रूर चेक करनी है कि सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन 1 ही होना चाहिए। इनटू में अगर कुछ है तो पहले उससे डिवाइड करना है, उसके बाद राइट हैंड साइड से आर देखना है। बच्चे ये गलती कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन 1 जो हमारे पास आई है उसमें हमें CF निकालना होगा। स्टेप 2 आपको बताया था, CF निकालना होगा। CF निकालने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू
10x, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो d/dx की जगह पर कैपिटल D रिप्लेस किया है, तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। अभी बताया आपको, उसके लिए d को m से रिप्लेस करेंगे, y को 1 से रिप्लेस करेंगे और राइट हैंड साइड को 0, तो ये इक्वेशन m² + 1 = 0 आ जाएगी। यहाँ से m² की वैल्यू कितना आ जाएगा -1। जल्दबाजी ना करें एग्जाम में, गलती से बच्चे जल्दबाजी में m² + 1 = देखकर m की वैल्यू +-1 लिख देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जल्दबाजी ना करें, m² + 1 = 0 है तो पहले m² निकालें, कितना आएगा -1। अब इसको इधर ले जाएंगे तो रूट में -1 बनेगा और क्लियरली पता लग जाएगा रूट -1 है तो आयोटा आएगा, तो ± आयोटा वैल्यू आएगी। जल्दबाजी में काम ना करें। कॉम्प्लेक्स आयोटा आ रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रूट है। कॉम्प्लेक्स रूट को आपको CF का रूल बताया हुआ है मैंने, किससे कंपेयर करना होता है, अल्फ़ा ± i बीटा से। तो कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा मतलब वो पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है, तो ऐसा टर्म तो यही है और इसमें आयोटा नहीं है, और इसमें वो टर्म है क्या, अल्फ़ा की जगह पर 0, और बीटा मतलब जो i के कोफिशिएंट है, तो i के इंटू में यहाँ क्या है 1, तो बीटा की वैल्यू 1 होगी। अल्फ़ा और बीटा दोनों मिल गए, इनको आपको CF का फार्मूला होता है इस केस के लिए e⁴ c1 cos βx + c2 sin βx, इसमें रख देना है अल्फ़ा की जगह पर 0, बीटा की जगह पर 1। जैसे ही रखा अल्फ़ा 0 रखेंगे तो e⁴ होने की वजह से 1 हो जाएगा, वो टर्म लिखी ही नहीं है। c1 बीटा की वैल्यू 1 है तो c1 cos x हो जाएगा + c2 sin x, ये हमारा CF आ जाएगा। अब हम इसका PI पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट, PI के लिए PI नहीं फाइंड आउट करना, आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड लगाना है। और मेथड इसके लिए स्टेप 4 क्या बताया था कि जैसे ही CF आ जाए स्टेप 3 में आपको उसे c1u + c2v से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर कंपेयर करें, ये हमारा CF आया था c1 cos x + c2 sin x, इससे कंपेयर करें तो c1 के इंटू से u की वैल्यू cos x आ जाएगी और c2 के इंटू से v की वैल्यू यानी कि sin x। जैसे ही u और v आ जाए आपको सॉल्यूशन कंसीडर कर लेना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैंने बताया था y = जो CF दिया है वही सॉल्यूशन लेना है जो CF निकाला था हमने, तो c1 और c2 को बस a और b से रिप्लेस कर देना, तो CF ही हमारा सॉल्यूशन कंसीडर हो जाएगा। तो y = a cos x + b sin x, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया। a की u की वैल्यू हमारी cos x थी और v की वैल्यू sin x वो पुट कर दी, तो ये जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन इसका कंसीडर कर लिया, जहाँ पर a और b पैरामीटर्स होते हैं। a का फार्मूला, b का फार्मूला और w का फार्मूला ये होता है, मैंने आपको बताया। अब इसमें आपको बस पहले w फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं w का वैल्यू किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ uv/u'(v' का डिटरमिनेंट। तो u की वैल्यू cos x थी, v की वैल्यू sin x थी, इसका डेरिवेटिव नीचे आएगा u का, यानी कि cos x का डेरिवेटिव -sin x, v का डेरिवेटिव अब ये नेक्स्ट रो में आएगा तो sin x का डेरिवेटिव cos x। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो cos² x + sin² x बनेगा, यानी कि 1 आ जाएगा। w की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें a और b चाहिए होगा। a का फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन -rv/w dx + c1, तो -r की वैल्यू हमने निकाली थी स्टेप 2 में 10x, और v की वैल्यू हमारी sin x है, w 1 है, पुट कर दिया। 10x की वैल्यू क्या होती है, sin/cos, तो ये इंटू करने पर sin² x/cos x बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन टफ, आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में बस इंटीग्रेशन में दिक्कत आ सकती है, इसलिए जो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत आए उन्हें 1 से 2-3 बार सॉल्व कर लें इंटीग्रेशन वाले पार्ट को, सिर्फ इंटीग्रेशन को, क्योंकि वही आपको दिक्कत कर सकते हैं। और 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से। sin² x का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला होता नहीं है, तो इसलिए हमने इसे क्या किया, अपॉन वाली टर्म यानी कि कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो sin² को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos²। अब इसको दोनों के डिवाइड में ले जाओ कॉस को, तो 1/cos हो जाएगा sec, और cos/cos एक कट के cos x। अब sec x का इंटीग्रेशन का फार्मूला हम जानते हैं कितना होता है, log sec x + tan x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, वो लगा दिया। बाहर माइनस था तो इसलिए अंदर इंटू करने पर साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम b फाइंड आउट करेंगे। b का फार्मूला क्या था है, b = इंटीग्रेशन ru/w dx + c2। r कितना था हमारा 10x, u की वैल्यू कितनी थी cos x, वो हमने पुट कर दी। 10x की वैल्यू क्या होती है, sin/cos, तो cos से cos कैंसिल, ये सिर्फ sin x बचा। sin x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना होता है, -cos x, तो b की वैल्यू आ गई -cos x + c2। अब हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हमने जनरल सॉल्यूशन क्या कंसिडर किया था, y = a cos x + b sin x। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो पुट कर दी, b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो पुट कर दी, इन दोनों की इंटू कर ली और सॉल्व करके हमें रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन मिल गया y की वैल्यू। इसी का दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व करना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से, d² x/dt² -4dx/dt + 3x = e⁴t/1 + e⁴t।
तो इसमें जैसा कि मैंने बताया सबसे पहला काम आपको आर ढूंढना होता है और उससे पहले आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करना होता है, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर इनटू में 1 दिख ही रहा है। उसके बाद आप अगर ऑलरेडी 1 है तो आपको राइट साइड को चेक करना है, जो भी वैल्यू है वो आर की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट फिर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, देख सकते हैं डेरिवेटिव के साथ इनटू में यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, इनटू में 1 ये भी कांस्टेंट है, एक्स वाली टर्म या वेरिएबल टर्म इनटू में नहीं है तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सी एफ निकालना है। सी एफ के लिए मैंने बताया ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, डी को एम से रिप्लेस करेंगे उसके लिए, है ना, और एक्स को 1 से रिप्लेस करेंगे और राइट हैंड साइड को 0 से। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनती है, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो आपको m की वैल्यू m-3 m-1 बनेंगे फैक्टर, m की वैल्यू 3 और 1 मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं m की जो दोनों वैल्यू हैं वो दोनों में से किसी में आयोटा नहीं है, इसका मतलब रियल और डिफरेंट भी हैं। तो रियल एंड डिफरेंट के केस में बताया था आपको एक वैल्यू को m1 लेने कंसिडर कर लेना, दूसरे को m2 और सी एफ का फार्मूला अप्लाई कर देना, c1 e की पावर m1 प्लस c2 e की पावर m2t। टी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में है। तो आपको ध्यान रखना है सी एफ और पी आई के फार्मूले में हर क्वेश्चन में, चाहे वो साइमल्टेनियस का हो चाहे वो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो, तो आपको हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव जिसके रेस्पेक्ट में सी एफ के फार्मूले में वही लिखना है। तो यहाँ पर फार्मूला वैसे सी एफ के एक्स में पढ़े आपने, सी1 ई की पावर m1x प्लस सी2 ई की पावर m2x, पर यहाँ एक्स क्यों नहीं आया डेरिवेटिव, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में था तो टी आए। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है टी है, तो टी के रेस्पेक्ट में डालें। तो m1 m2 की वैल्यू रख दी, m1 3 है और m2 कितना हमारा 1 पुट करके सी एफ निकला है। फिर मेथड के अकॉर्डिंग जैसे ही सी एफ आ जाता है आपको उसे कंपेयर करना होता है c1u प्लस c2v से। तो हमने इसे कंपेयर किया विद c1u प्लस c2v से। तो c1 के इंटू से जो दिख रहा है यानी कि e की पावर 3t वो u की वैल्यू हो गई, और c2 के इंटू में जो दिख रहा है वो भी e की पावर t दिख रहा है, ये 3t और e की पावर t ये हमारे u और v की वैल्यू हो गई। जैसे ही u और v निकल आया तो मेथड के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया कि आपको सॉल्यूशन ले लेना है, क्या y इक्वल टू ए यू प्लस बी। ए यू कितना है e की पावर 3x, v की वैल्यू कितनी है e की पावर t, पुट कर दिया, ये हमारा सॉल्यूशन y इक्वल टू ए की पावर 3t प्लस बी की पावर t हमने कंसिडर कर लिया। अब इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको पहले ए और बी के ये फार्मूले होते हैं, उसमें w फाइंड आउट करना होता है। w का फार्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट u v अपॉन u डैश v डैश। तो u हमारा कितना था e की पावर 3t वो पुट कर दिया, v कितना था e की पावर t वो पुट कर दिया, नीचे इनके डेरिवेटिव सेकंड रो में e की पावर 3t का 3 e की पावर 3t। e की पावर t का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, e की पावर t। इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, इन दोनों की इनटू माइनस इन दोनों की इनटू, सिंप्लीफाई किया तो ये सॉल्व करके हमारा w की वैल्यू आ जाती है -2 e की पावर 40। अब a और b फाइंड आउट करेंगे। ए का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस आर वी अपॉन डब्ल्यू डी टी प्लस सी। डी टी क्यों आया, क्योंकि डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वेश्चन में क्या था, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव था क्वेश्चन में किसके रेस्पेक्ट में, टी के, तो इसलिए टी के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में स्टेप 1 में निकाली थी हमने, e की पावर टी अपॉन 1 प्लस e की पावर। वी की वैल्यू कितनी थी, e की पावर टी। डब्ल्यू की वैल्यू अभी सॉल्व किया -2 e की पावर 40, ये पुट कर दिया, ये फॉर्म बन गई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया इसको बताना, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन बच्चे दिक्कत कर जाते हैं। तो इसमें अब हम इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने में हम देख सकते हैं कि ये फॉर्म फार्मूले की नहीं बन रही। तो कोई भी इंटीग्रेशन आपको करना है तो आपको पहले देखना है कि या तो वो डायरेक्ट फार्मूले की फॉर्म बनी हुई, नहीं तो कोई ऐसी टर्म जरूर बनेगी जिसे टी मानकर उसका डेरिवेटिव ऊपर बने। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कोई फार्मूला नहीं है, तो कुछ ऐसा बनाना होगा जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन जाए। तो पहले तो e की पावर 2t को डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले गए, तो e की पावर -2t। अब हम देख सकते हैं कि ये e की पावर -2t डेरिवेटिव किसका बन रहा है, उसे ही कुछ कंसिडर करके सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन होगा। पर e की पावर -2t तो e की पावर -2t का ही डेरिवेटिव हो सकता है, और कहीं वो दिख नहीं रहा। तो क्या किया जाए, पहले इसे e की पावर t कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लिया। अब ये e की पावर t एक और ऊपर चला गया, यानी कि e की पावर -t और अपॉन में ये बन गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब अगर हम इस टोटल को कुछ कंसिडर कर लेंगे तो इसका डेरिवेटिव यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने कंसिडर कर लिया p 1 प्लस e की पावर -t को, दोनों टर्म डेरिवेटिव करा तो इसका -e की पावर -t dt और p का dp। अब ये टोटल वैल्यू हमारी किसके वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, dp के, तो इसकी जगह पर तो dp आ जाएगा, -dp आ जाएगा। ठीक है, और e की पावर -2t को हम e की पावर -t का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर -t का स्क्वायर,
और ई की पावर माइनस टी किसके इक्वल बनेगा यहाँ से भाई, ई की पावर माइनस टी यहाँ से किसके इक्वल बनेगा, पी माइनस वन। तो ये पी माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह पर। अपॉन में ये टोटल टर्म को हमने पी माना ही था, तो सिंप्लीफाई करके इंटीग्रल 1/2 पी माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन पी इंटू माइनस डी पी बनेगा। माइनस को बाहर लिया, पी माइनस वन का होल स्क्वायर सॉल्व कर दिया। अपॉन में पी एस को अलग अलग डिवाइड में ले गए। जैसे ही डिवाइड में आप अलग अलग ले जाओगे आसानी से इंटीग्रेशन के फार्मूला का फॉर्म बन जाएगा। ये एक्स की पावर एन के फार्मूले से हो जाएगा, पी का डेरिवेटिव पी स्क्वायर बाय टू इंटीग्रेशन पी स्क्वायर बाय टू, और ये 2 डी पी का इंटीग्रेशन तो -2 कॉन्स्टेंट डी पी का पी, और 1/p का इंटीग्रेशन लॉग पी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम p की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी, कंसिडर की थी 1 + e की पावर माइनस टी, वो पुट कर दी, तो a हमारा ये आ गया। उसके बाद b सॉल्व करना है। b का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन RU/W dt + C2। तो r हमारा e की पावर t अपन 1 + e की पावर t था, u की वैल्यू की पावर 3t, w -2e की पावर 4t आया ही था। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रेशन के अंदर बचता है 1/1 + e की पावर t। फिर वही समस्या कि या तो इंटीग्रेशन का फार्मूला होना चाहिए या ऐसा कोई पार्ट बने जो इंटीग्रेशन करने के लिए ऊपर नीचे का डेरिवेटिव बन जाए। तो ऐसा कुछ बनाने के लिए मैंने e की पावर t कॉमन ले लिया, तो e की पावर माइनस टी ऊपर बन गया। अब इसे अगर हम t मानेंगे या कुछ मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव ही बनेगा ये, तो इसलिए हमने इसे कंसिडर कर लिया q। दोनों तरफ डेरिवेटिव करा तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और इसका -e की पावर -t dt इज इक्वल टू में dq बन जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई, e की पावर -t dt की वैल्यू कितनी हो गई, -dq। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे -dq, और अपॉन में जो टर्म है इसे हमने q माना ही था, तो इसकी जगह पर q आ जाएगा। माइनस माइनस ये प्लस, और dq/q का इंटीग्रेशन log q। अब q को वापस रिप्लेस कर देंगे, क्या माना था q, 1 + e की पावर -t को q माना था, वो पुट कर दिया, b निकला है। a और b दोनों मिल गए, तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन हमने कंसिडर किया था y = a e⁻³ + b e⁻t, तो इसमें हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का ही एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो टाइप 2 का है। टाइप 2 मतलब इसमें जो हम CF सॉल्व करते हैं वो हम डायरेक्ट तभी कर पाते हैं CF सॉल्व जिसमें कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर हम CF निकाल लेते हैं। अगर कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, यानी कि डेरिवेटिव dy/dx इनके इनटू में और d²/dx सब कांस्टेंट हो कोएफिशिएंट, तो हम उसे CFPI से सॉल्व कर सकते हैं। CF आसानी से ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकल आता है। इसमें CF निकालने के लिए हमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट कांस्टेंट ना होकर x की टर्म आ रही है, यानी कि वेरिएबल है। तो स्टार्ट तो वैसे ही होगा, सबसे पहले आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो यहाँ पर 1 नहीं है तो x² है, इससे डिवाइड किया। जैसे डिवाइड किया, ये हमारी जो इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 बोलें, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है हमारी, तो इस इक्वेशन 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होता है। इससे कंपेयर किया तो हमें सिर्फ r की वैल्यू चाहिए होती है, तो r कितना है यहाँ पर, e की पावर x। जैसे ही r आपको मिल गया, उसके बाद मेथड क्या कहता है कि आपको क्या निकालना होता है, CF निकालना होता है। बट यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है। अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है तो CF निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि CF की डेफिनेशन यूज़ करनी होगी। क्या है CF की डेफिनेशन, कि जो इक्वेशन गिवन है उसकी राइट साइड को 0 करके एक नई इक्वेशन पहले बनाओ। तो 0 कर दिया और ये नई इक्वेशन बन गई। इसका सॉल्यूशन निकालो, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इसका CF होगा गिवन वाली का। तो इसका CF चाहिए, तो अब हमें यही काम करना पड़ेगा। ऐसा नया तरीका क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है। ये कोएफिशिएंट्स अगर कांस्टेंट होते सारे y और d डेरिवेटिव के साथ, तो उस केस में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर m की वैल्यू निकाल कर पाते। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग CF के राइट साइड को 0 रखना होगा और नई इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस वाले को। जो इसका आंसर आएगा वो इसका CF होगा। ठीक है, तो इसका आंसर निकालने के लिए पहले राइट साइड को 0 रखो दिया, उसके बाद हमने इसे डिवाइड में से फ्रैक्शन हटाने के लिए x² से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन में x की जितनी पावर है हर टर्म में उतने ही टाइम डेरिवेटिव इनटू में आ रहा है। पावर 2 है तो 2 टाइम डेरिवेटिव, पावर 1 है तो 1 टाइम। तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कोची-आइलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कोची-आइलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है कि पहले से हमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट में बदलना होगा। उसके लिए सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं, x = e की पावर z। तो x = e की पावर z लेकर अगर हम चलें तो दोनों तरफ log लेने पर क्या बनेगा, log x = z। ठीक है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा x dy/dx किस में रिड्यूस हो जाना है,
डी वाई में। ध्यान रहे डी मतलब डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में है यहाँ पर, जेड के। और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, डी डी माइनस वन वाई से। तो यहाँ पर इसकी प्लेस पर हमें रिप्लेस करना है ये वैल्यू डी डी माइनस वन वाई, वो रिप्लेस कर दिया। और एक्स डी वाई बाई डी एक्स की प्लेस पर क्या रिप्लेस करना है, डी वाई, वो रिप्लेस कर दिया। माइनस वाई ऑलरेडी था और राइट हैंड साइड में आपका जीरो है ही, तो इसको सिंप्लीफाई किया वाई कॉमन लेकर, तो इक्वेशन हमारी ये बन गई डी स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल टू जीरो। अब ये हमारी कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन बन गई है, तो इसको हम सी एफ आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, डी को एम से रिप्लेस करेंगे, वाई को वन से और राइट साइड जीरो, तो इक्वेशन बनती है एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एम स्क्वायर की वैल्यू वन, तो एम की वैल्यू प्लस और माइनस वन आ जाएगी। दोनों ही आप देख सकते हैं किसी में आयोटा नहीं है, इसका मतलब रियल और डिफरेंट वाला केस है। तो डिफरेंट रूट वाला केस है तो एक को m1 मानेंगे, एक को m2। और सी एफ का फार्मूला क्या पड़ा था इसके लिए, सी एफ इक्वल टू सी वन ई की पावर m1x प्लस सी टू ई की पावर m2x। ध्यान रखिए यहाँ पर x नहीं आएगा, क्योंकि अब आपने डेरिवेटिव d किसके रेस्पेक्ट में लिखा है, यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, z के। तो यहाँ पर सी एफ के फार्मूले में आपको z लेना है, तो सी वन ई की पावर m1z प्लस सी टू ई की पावर m2z। ठीक है, अब यहाँ पर m1 कितना है, 1, वो पुट कर दिया। m2 कितना है, -1, पुट करके सी एफ आएगा। ठीक है, आप अगर इस सी एफ को z में ही रखकर सॉल्व करेंगे आगे तो लेंदी हो जाता है और टफ हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए इसे x में बदल लीजिए वापस, क्योंकि e की पावर z को हमने यहाँ पर क्या माना था स्टार्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में x इक्वल टू ई की पावर z माना था, तो ई की पावर z को क्या लिख सकते हैं, x। तो यहाँ पर e की पावर z को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, x से। और e की पावर माइनस z है तो 1 अपॉन e की पावर z बनेगा, उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 अपॉन x। तो ये हमारा सी एफ आ गया। फिर मैंने जो आपको बताया था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, अब उसको कंटिन्यू कर लेंगे। जब सी एफ निकल गया है तो क्या स्टेप बताया था, उसे सी वन यू प्लस सी टू वी से कंपेयर करना होता है। तो इसे कंपेयर करेंगे सी वन यू प्लस सी टू वी से, तो सी वन के इंटू में जो है वो यू की वैल्यू हो गई, सी टू के इंटू में जो है वो वी की वैल्यू 1/x। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, सॉल्यूशन कंसिडर करना होता है वाई इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। तो u कितना था हमारा x, तो ax, और v कितना 1/x, तो y इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन x। ये हमने इसका जनरल सॉल्यूशन कंसिडर कर लिया, जिसमें कि a और b के लिए फार्मूला है। तो अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जिसमें और उसके लिए w पहले निकालेंगे। w की वैल्यू का w इज इक्वल टू डिटरमेंट यू वी अपॉन यू डैश वी डैश, सेकेंड रो यू डैश वी डैश। तो u की वैल्यू x थी, v की वैल्यू 1/x, तो इसको रखा, नीचे इसका डेरिवेटिव x का 1/x का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये सॉल्व करके आपका -2 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाए। ये हमारी w की वैल्यू। जैसे ही w की वैल्यू मिल जाए फिर हमें a निकालना होता है। a का फार्मूला क्या था, a का फार्मूला था हमारा a माइनस आर इंटीग्रेशन आर वी अपॉन डब्लू डी एक्स प्लस सी। आर हमारा e की पावर x था, v की वैल्यू 1/x है और w -2 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाला ही है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा x e की पावर x इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं और इंटीग्रेशन करके a की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट फिर अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू के लिए फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन आर यू अपॉन डब्लू डी एक्स। आर ई की पावर x है, u की वैल्यू x है और w की वैल्यू -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। पुट किया, इंटीग्रेशन के अंदर बना x क्यूब ई की पावर x। आप इसे इंटीग्रेशन फार्मूले से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं, या यूवी फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ है एक। यूवी फार्मूला इंटीग्रेशन का क्या है, जब भी कोई इंटीग्रेशन दो फंक्शन की प्रोडक्ट में हो जिसमें से एक फंक्शन x की पावर की फॉर्म में, उसे u लेना है, बाकी चाहे कुछ भी हो, तो आपको इंटीग्रेट करते समय फार्मूला लगाना है, पहले u एज इट इज़, v का एक बार इंटीग्रेशन जिसे मैं v1 से डिनोट कर रहा हूँ, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस, पहले टर्म प्लस फिर नेक्स्ट माइनस, इसका डेरिवेटिव बढ़ाता जाना है, यानी कि पहले u था तो फिर इसका डिफरेंशिएट करके जो आएगा वो du लिखना है, और इनटू में इसका इंटीग्रेशन बढ़ाना है। v1 था मतलब एक बार इंटीग्रेशन v का, तो अब v2 आएगा, ये 2 मतलब इंटीग्रेशन जो v1 आया था उसका, फिर प्लस माइनस अगली टर्म, फिर प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस, और इसका फिर से डेरिवेटिव आएगा यानी कि d²u, इसका फिर से इंटीग्रेशन यानी कि v2 का v3 हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ऐसे ही प्लस माइनस चलते रहना, कब तक, जब तक 0 ना हो। तो ये फार्मूला लगाना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं दो टर्म की इंटू है, जिसमें एक x की पावर में है तो इसे हमने u माना, बाकी बचे को आपको v ले। उसके बाद u v फार्मूला लगा दिया इंटीग्रेशन का, क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड e की पावर x का इंटीग्रेशन जो कि e की पावर x है। फिर मैंने बताया कि आपको u को डेरिवेटिव करते जाना है और v को इंटू में इंटीग्रेट,
प्लस माइनस अल्टरनेट चलेंगे, पहली टर्म प्लस फिर माइनस, इसका डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 3x², इसका इंटू में इंटीग्रेशन आएगा e⁻x प्लस माइनस फिर नेक्स्ट प्लस आएगा, इसका फिर से डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा 6x, इसका फिर से इंटीग्रेशन e⁻x, नेक्स्ट टर्म प्लस माइनस प्लस फिर से माइनस, तो इसका डेरिवेटिव 6x का 6 और इसका इंटीग्रेशन e⁻, तो ये आपका b आ गया। a और b की वैल्यू आ गई है, तो सॉल्यूशन हमने क्या माना था, y = ax + b/x, a की वैल्यू निकली जो वो पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों को मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 1 करा दिया है, क्वेश्चन 2 करा दिया है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये आपको मैंने करा दिया है 4, तो ये 3 क्वेश्चंस करा दिए। आपको बाकी रिमेनिंग 3rd पार्ट, 4th 5th पार्ट और 6th पार्ट खुद से करना है। मुझे मोस्ट एक्सपेक्टेड ये लग रहा है कि इनमें से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाएगा, तो इसलिए आपको इनको खुद से अब तैयार करना है, खुद से कुछ सॉल्व करना है। नेक्स्ट यूनिट 1 का ही 3rd टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। 3rd टॉपिक है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का बनता है। तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक साथ 2 डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी जिसमें 2 डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, यानी कि जिनका डेरिवेटिव हो रहा है उन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो एक x है और एक y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, दैट इज t। तो सॉल्व करने के लिए आपको x और y दोनों की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, x भी चाहिए और y की चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ भी d/dt है उसे कैपिटल D से रिप्लेस करना है। तो d/dt की जगह पर यहाँ पर कैपिटल D रिप्लेस किया, जैसे ही कैपिटल D रिप्लेस करेंगे इक्वेशन dx - y = e⁻t। सेकंड वाली में भी ये रिप्लेस किया इसकी जगह पर d, तो x पहले लिख लिया मैंने और इसको dy बाद, ये इक्वेशन हमारी सेकंड वाली बनी। नेक्स्ट फिर आपको क्या करना होता है, ये स्टेप 1 हुआ कि आपको d/dt को रिप्लेस करना है d से, और रिप्लेस करने के बाद एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात आपको और करनी है कि अगर रिप्लेस करते समय अगर एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा जगह x आ रहा है या y आ रहा है तो पहले उनको रिप्लेस करने के बाद कॉमन लेना है। जैसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन में जब हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर dx बनेगा प्लस dy बनेगा माइनस 2y बनेगा, इधर कुछ भी जो भी बनेगा। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इनमें अगर एक से ज़्यादा जगह x या y आ रहा है तो कॉमन लेना है। जैसे x तो एक ही जगह है, y 2 जगह है, तो इसको इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो dx प्लस d - 2y कॉमन लेने के बाद और इक्वल टू में जो है वो, तो इस तरीके से हर इक्वेशन में अगर एक से ज़्यादा x या y आ रहा है तो कॉमन लेकर उसके बाद आगे प्रोसीड करना है, अदरवाइज ध्यान रखिएगा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ऐसी टेंशन है ही नहीं, इस वाले क्वेश्चन में ऐसी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में x एक ही जगह आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 और 4 में से आपको y एलिमिनेट करना है। याद रखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपको y ही कैंसिल करना है। तो दोनों इक्वेशन में y कैंसिल करने के लिए, जैसे इक्वेशंस 8th क्लास में सॉल्व करते थे, y कैंसिल करने के लिए दोनों के y के कोएफिशिएंट पहले सेम बनाते हैं, फिर दोनों को माइनस या प्लस करके y कैंसिल कर देते हैं, वही लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट d दिख रहा है और यहाँ y के इंटू में -1 है, तो सेम करेंगे पहले y का कोएफिशिएंट। तो यहाँ d इंटू में, इसे भी d इंटू बनाने के लिए d मल्टीप्लाई नहीं लिखते क्योंकि d एक डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, तो ऑपरेटिंग लिखेंगे, d को ऑपरेट कर देना है इक्वेशन 3 के दोनों साइड। तो जैसे ही हम ऑपरेट करेंगे यहाँ d² माइनस dy इक्वल d⁻t आएगा। ध्यान रखिए d मतलब डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू t, तो डेरिवेटिव किया e⁻t का e⁻t, तो हमारी इक्वेशन बनती है d² माइनस dy इक्वल टू e⁻t। और इक्वेशन 4 ऑलरेडी जो थी हमारी x प्लस dy इज इक्वल टू cos t। अब हमें क्या करना था, y कैंसिल, तो दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे ही क्योंकि अपोजिट साइन है तो ऐड कर देंगे। ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, d² प्लस x ये आएगा इक्वल में e⁻t प्लस cos t आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो x कॉमन आता है, तो d² प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू e⁻t प्लस cos t बन जाएगा, जो कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, d को m से रिप्लेस करते हुए, m² प्लस 1 इक्वल टू 0 बनेगी। यहाँ से m की वैल्यू आपकी प्लस माइनस आयोटा आ रही है, कॉम्प्लेक्स रूट है तो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से कंपेयर किया, जो रियल पार्ट विदाउट आयोटा वाली टर्म है वो हमारी 0 है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 होगी, और बीटा यानी कि आयोटा का कोएफिशिएंट हमारा 1 है तो बीटा की वैल्यू 1। फार्मूला लगा दिया कॉम्प्लेक्स रूट में क्या होता है CF का e⁻t प्लस c1 cos बीटा t प्लस c2 sin बीटा t। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमेशा जो CF के फार्मूले पढ़े होंगे आपने x में पढ़े हैं, तो x नहीं आएगा, कितना लिखना है यहाँ पर t, तो t की फॉर्म में फार्मूले लिखने हैं क्योंकि डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में। तो वैल्यू रख दी यहाँ पर, अल्फा की जगह पर 0 तो e⁻0 1 हो जाएगा और बीटा की जगह पर 1, तो ये हमारा CF आ जाएगा।
उसके बाद साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें पी भी निकालना होगा। पी क्या होता है, 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर इनटू राइट साइड टर्म। तो जो हम इक्वेशन सॉल्व किया था उसमें क्या इक्वेशन बनी थी, वो d² + 1 इंटू एक्स, वाई कैंसिल करने के बाद e⁻t इंटू प्लस कॉस टी। तो इसका पी क्या होगा, 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर यानी कि 1d² + 1 इंटू राइट साइड टर्म e⁻t प्लस कॉस टी। अब इसमें हमें पी सॉल्व करना है। पी सॉल्व करने के लिए हमें अगर अलग अलग इनको ऑपरेट करें अंदर 1d² + 1 को, एक बार e⁻t के साथ एक बार कॉस, तो अगर हम ध्यान से देखें तो e⁻ वाला केस बन रहा है। e⁻ में हमने क्या केस बना पी के लिए, आपको e⁻at से कंपेयर करना है और a निकालना है। तो यहाँ पर at से कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर क्या दिख रहा है, जो t का कोएफिशिएंट है वो a होगा। a कितना है, 1। तो रूल क्या कहता है e⁻ वाले के लिए, पी के लिए, कि आपको बस d की जगह a पुट कर देना है। a कितना हमारा 1, तो d की जगह 1 रख देंगे। तो ये 1/1² + 1 e⁻t। और ध्यान रहे ये जीरो ना बने तभी का लगाना है, रखने के बाद जीरो नहीं बने तो ये नहीं बन रहा, तो ये पी हो गया हमारा। उसके बाद अब हम कॉस के लिए देख रहे हैं। कॉस के लिए पी का क्या रूल था, कॉस के लिए रूल और साइन के लिए सेम ही रूल है कि अगर आपका कॉस या साइन है तो पहले आपको कॉस ax से कंपेयर करना है। तो यहाँ a की जगह पर क्या दिख रहा है, a t से, तो a की जगह पर क्या दिख रहा है आपको, जो t का कोएफिशिएंट यानी कि 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, कॉस वाले और साइन वाले में d² की जगह पर रिप्लेस करना होता है -a²। और a हमारा 1 था तो d² की जगह पर -1²। ध्यान रखिए स्क्वायर सिर्फ 1 पर है, माइनस पर नहीं। तो d² की जगह पर -1 रखना होगा। बट जैसे ही हम -1 यहाँ रख देंगे अपॉन में d² की जगह पर, तो ये 0 बन जाएगा। और 0 बनने में ये केस फेल हो जाता है, फेलियर केस है। तो फेलियर केस क्या कहता है, जब 0 बने तो आपको ये केस नहीं लगाना, पहले टी से इंटू करनी है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, टी से इंटू करनी है और ऑपरेटर जो अपॉन में इसका डिफरेंशिएट करना है डी के रेस्पेक्ट में। तो करेंगे कितना आएगा, 2d आ जाएगा। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 1/d बन रहा है, तो 1/d मतलब आपको बताया हुआ है क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो एक बार इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/d² होता है तो 2 बार इंटीग्रेट करके पी आ गया। CF और PI दोनों आ गए हैं तो सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ से सॉल्यूशन किसकी वैल्यू होगी, x की, क्योंकि हम तो y तो कैंसिल कर चुके हैं, तो अब x और t में सारा खेल चल रहा है। तो x की वैल्यू बनेगी सॉल्यूशन CF + PI। CF हमारा ये आया था, PI ये सॉल्व किया है, दोनों को ऐड कर देंगे, x निकाला है। अब इक्वेशन का सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमें x और y दोनों चाहिए। तो x निकल चुका है, y निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी थी उनमें से उस इक्वेशन का यूज़ करना है जिसमें विदाउट इंटीग्रेट करे y ही निकला है, यानी कि y डेरिवेटिव फॉर्म में ना हो। तो हमने जो इक्वेशन क्वेश्चन में थी उसमें से दोनों में से अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशन थी, इसमें y डेरिवेटिव की फॉर्म में नहीं है और इसमें है। तो इससे y निकालने के जाएंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इसमें विदाउट इंटीग्रेशन के काम हो जाएगा। तो इसलिए हम इक्वेशन 1 का ही यूज़ करेंगे और y निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 का यूज़ कैसे करके y निकालना है वो देखते हैं। तो इक्वेशन 1 से हमारा ये थी इक्वेशन 1, y क्या बनेगा, dx/dt - e⁻t। x हम सॉल्व कर चुके हैं, ये ऊपर वाली वैल्यू हम x निकाल चुके थे। तो x की जगह पर ये वैल्यू टोटल रख दी, इसका डेरिवेटिव माइनस e⁻t, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो हमारा y निकल आया। क्योंकि ये आंसर t की फॉर्म में तो इसे y ब्रैकेट में t यानी कि y t का फंक्शन है ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू। और x भी हमारा ये आया था, ये भी t की फॉर्म में तो इसे भी x ब्रैकेट में t x t का फंक्शन है इसलिए लिख दिया। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी हुई हैं तो वो अप्लाई करके C1 C2 और निकालना होता है, अदरवाइज़ नहीं दी है तो यहीं पर छोड़ देंगे। तो हमारे क्वेश्चन में अगर हम गौर से देखें तो हमें कंडीशन दी थी क्वेश्चन में, ध्यान से देखें, ये दिया था, गिवन दैट कि x = 2 है एंड y = 0 है व्हेन t = 0। तो t = 0 पर x की वैल्यू भी दी है और y की भी, तो ये अप्लाई करके हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो t = 0 पर दिए दोनों ही वैल्यू, तो पहले हमने t = 0 रखा इक्वेशन नंबर 8 में, इसमें रखा x में। तो t = 0 रखेंगे, इधर x 0 बन जाएगा, इधर t 0 रखने पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये C1 रह जाएगा। और यहाँ 0 रखेंगे तो sin 0 0 होता है तो ये तो टर्म ही 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर t की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और e⁻0 1/2। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके C1 की वैल्यू हमारी आती है 3/2, क्योंकि x 0 क्वेश्चन में दिया था 2, वो हमने रख दिया, सिंप्लीफाई किया तो C1 की वैल्यू आ गई। अब t = 0 रख देंगे इसमें, तो y0 = C2 - 1/3 आ जाएगा, C2 की वैल्यू आ गई। जैसे ही C2 और C1 दोनों मिल गए, इनको क्वेश्चन 7 और 8 में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो
C1 C2 की वैल्यू बस आपको यहाँ रखनी है, मैंने रखी नहीं है, आपको C1 और C2 की वैल्यू यहाँ रख देनी है, जहाँ C1 है वहाँ 3/2, जहाँ C2 है 1/2, वही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से आपका यूनिट 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस हो चुका है, और साथ ही साथ में इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देता चला। तो साइमल्टेनियस में मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। पहला करा दिया है साइमल्टेनियस का, आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसी टाइप से होने हैं। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे मोस्ट एक्सपेक्टेड लग रहे हैं। चांसेस हैं यहाँ से यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन 7 मार्क्स का मिल जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट फास्ट ट्रैक में आपके यूनिट 1 का रिविज़न इस तरीके से कंप्लीट होता है। ध्यान रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड मानते हुए खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, अगर ये सॉल्व कर पाएंगे तो ही मानिएगा कि टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इसको जितना ज़्यादा हो सके बाकी स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, ये एग्ज़ाम का टाइम है, बाकी आपके फ्रेंड्स हैं जो हैं उनका भी बेनिफिट हो सके।